हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान यानी कि चैप्टर जो 8 है हमारा, चैप्टर फर्स्ट है यानी क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा भारतीय संविधान, और इसके बारे में हमने 2 वीडियोज में अच्छे तरीके से कुछ बातें इसकी समझ ली है। और अब इसके आगे हम बात करेंगे कि आगे क्या क्या चीज़ें हमको समझनी है, क्या क्या चीज़ें हमको जाननी है और हमारे लिए क्या क्या जानना जरूरी है। ठीक है, यानी हमारा संविधान, हमारे भारत का संविधान कैसा है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है या कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारी बातें अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो क्या बताया जा रहा है कि इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बातें शुरू करेंगे। ठीक है, यानी कि जैसे आपको पता है कि हर एक उसमें चैप्टर में क्या होता है कि कोई ना कोई एग्जाम्पल दे के समझाता है राइटर की कैसे क्या, मतलब हमको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, कि यदि हम किसी का एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए इसमें क्या किया गया कि एक फुटबॉल खेल का एग्जाम्पल लिया गया है और उसी से ये बता रहे हैं कि अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल हम सब ने सुना है। कई सारे खेल होते हैं जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गए, ये सारे खेल किसने नहीं सुना, सबने ही सुना, सब खेलते भी हैं। ठीक है, उसके बाद है कि बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाजा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है, यानी कि फुट मीन्स पता हमको पैर होता है। ठीक है, और बॉल मीन्स गेंद होती है, यानी पैर से मारने वाली गेंद हो गई। तो ये क्या हमको नाम से ही इसके क्या समझ में आ रहा है कि ये जो गेंद है या ये खेल है वो पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता है। ठीक है, अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। आप में से अभी तक जिसको भी ना पता रहा हो और आपके साथ यदि आपके फ्रेंड चीटिंग करते रहे हो तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि फुटबॉल यदि आप हाथ से लेके गोल करते हो तो वो गोल नहीं मानी जाएगी, उल्टे ये आपके गोल का माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो वो कर रहा है उसका ही गोल माइनस हो जाएगा, यानी कि माना जाएगा कि उसका ही गोल हो चुका है। ठीक है, जिसकी आप कर रहे हो उसका नहीं होगा। तो इसलिए इसको आप हाथ से नहीं मार सकते हो, इसको पैर से मारना पड़ेगा। ये पैर से खेलने वाला गेम है और इसको हम पैर से ही मार सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्रिकेट का ही आप ले लो, तो क्रिकेट में हमको बैट से गेंद मारनी पड़ती है ना, तो उसमें से यदि गेंद को हम हाथ से मारे, कमर से मारे, पैर से मारे, तो क्या फिर वो क्रिकेट क्रिकेट रहेगा जाएगा? छक्का चौके हम मार पाएंगे? बिल्कुल नहीं मार पाएंगे। तो यहाँ पे बस वही है कि मतलब उसके नियम के खिलाफ हर एक गेम का नियम होता है और अपनी हर एक लाइफ का नियम होता है, सबका एक नियम होता है। ठीक है, और नियम जब होता है तभी लाइफ अच्छे से चलती है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे यहाँ पे हालांकि गेम का सिर्फ एग्जाम्पल दे के आपको समझा रहा है। आप हर एक चीज़ के लिए समझ सकते हो कि जितना भी चीज़ हमारी लाइफ में हो या हमारी कंट्री में हो या वर्ल्ड में हो, हर एक के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है, पूरा नियम कानून बना रहता है। हमारे घर में ही आप देख लो कि सपोज यदि घर का नियम ना हो कि हमको सुबह निकलना, शाम को होते होते घर पहुंच ही आना, यदि कोई इमरजेंसी नहीं है तो, और इमरजेंसी है भी तो उसका हमको रीजन बताना है। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे रिस्ट्रिक्शंस कुछ होते हैं, घर पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, और यदि इमेजिन करो कि घर पे ऐसे प्रतिबंध ना लगाए जाएं, उस टाइम हमारी क्या हालत होगी? हम रात में मतलब घर से निकलेंगे, कब निकलते हैं, कब घर आते हैं, कब क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से। हमारी लाइफ तो बिल्कुल मवेशियों जैसे हो गई, हम जो चाहें वो करें, जहाँ चाहें वहाँ जाएं, कोई हमारी लाइफ में रूल रेगुलेशन है ही नहीं। जब सोना है तो सोएं, रात में सोएं, दिन में सोएं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो ये क्या होता है कि रेगुलेशन जो भी रूल होते हैं यानी नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं हर एक क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ सिर्फ खेल का एग्जाम्पल देके आपको समझाया जा रहा है, तो इसको आप ऐसे मत समझिएगा कि सिर्फ खेल के लिए है। यहाँ पे थोड़ा हमको अपनी बुद्धि को और इंक्रीज करना है कि ये हर एक चीज़ के लिए हो सकता है, खेल बस के लिए नहीं। ठीक है, खेल का तो ठीक है कि उसमें हर एक को होगा कि जो भी नियम कानून है उसको फॉलो ही करना पड़ता है, अदरवाइज हम हार जाते हैं। उसके बाद बात करें तो इससे क्या होता है, फाउल माना जाता है या गलत माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से लेकर एक दूसरे को थमाने लगे
तो उसे उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी हाथ से लेके वो क्या करने लगे, जैसे हम पैर से मारे, हम इधर से गेंद को, जो फुटबॉल होती है हमको उसको मारते हैं, उधर से कोई दूसरा खिलाड़ी पैर से ही उसको आगे की ओर बढ़ाता है, पुश करता है, तीसरा खिलाड़ी आगे की ओर ही पुश करता है उसको पैर से अपने। तो वहाँ पे यदि हम उसको उठा के हाथ से मारने लगे, हाथ से उसको दे दें, तो वॉलीबॉल हो जाएगी गेंद, तो फुटबॉल तो रह ही नहीं जाएगी। फिर वॉलीबॉल है, उछाल के आप डालो बास्केट में और उसके बाद आप जीतो। तो मतलब वॉलीबॉल का भी रूल है कि आप उसको पैर से नहीं मार सकते हो, ठीक है। बिल्कुल मतलब सिंपल है, आप वॉलीबॉल को पैर से कैसे मारोगे, क्योंकि हमको ऊपर उसमें बास्केट में डालना, तो हम पैर से नहीं मार सकते। लेकिन हम फुटबॉल को पैर से ही गोल कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर नहीं सकते, लेकिन रूल के खिलाफ है, क्योंकि हाथ से हम आसानी से गोल कर सकते हैं और ऊपर ऊपर फेंकेंगे तो हम हो सकता है कि हमारे हमारे खिलाड़ियों के पास जाए वो गेंद। तो इसलिए हर एक सिस्टम का मतलब जितने भी क्षेत्र होते हैं उनका एक रूल होता है, एक उसका रेगुलेशन होता है, क्या कैसे ये बनेगा, ठीक है। और उसको सबको फॉलो करना पड़ता है, और उसके बाद यदि नहीं फॉलो करता तो फिर उसका जो रियल मीनिंग होता है वो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे फुटबॉल का ये हमने समझा कि यदि हम हाथ से मारते हैं तो फिर फुटबॉल को फुटबॉल नहीं कह सकते कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि भी दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने पर और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है, ठीक है। यानी कि जैसे किसी के लिए अभी जैसे मैंने आपको समझाया फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, क्रिकेट का, तो हर एक के लिए अलग अलग नियम है, तो हम समझ जाते हैं कि भैया फुटबॉल खेला जाता है, पैर से खेला जाता है। और जब हम वॉलीबॉल खेलते हैं उसको हम किससे खेलते हैं, हाथ से उछाल उछाल के खेलते हैं। उसके बाद बैडमिंटन खेलते हैं, उसके लिए बैडमिंटन से हम खेलते हैं। उसके बाद हम क्रिकेट खेलते हैं, बैट बल्ले का उपयोग करते हैं, यानी बैट का उपयोग करते हैं। तो गेंद को मारने के लिए या बॉल को आगे बढ़ाने के लिए हम बैट का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब के लिए नियम है अलग अलग कि इस खेल में इतने खिलाड़ी होंगे, और ऐसा ही नहीं कि हम हाथ से पैर से, ये भी नहीं, उसमें खिलाड़ी भी वो तय रहते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि खेल बहुत सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है और खेलना भी चाहिए, जो भी नहीं खेल रहे उनको भी खेलना चाहिए। ये एक मतलब अपनी बॉडी भी फ्रेश रहती है, माइंड भी फ्रेश रहता है, थोड़ा हमको रिलैक्स भी फील होता है, थोड़ा बहुत गेम वगैरह खेल लेते हैं यदि तो इसमें आपको बताना है कि एक फुटबॉल में कितने खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। एक टीम में, फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं, मतलब उनकी संख्या बताना। जैसे आपको पता है क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। उसी तरह बताना है कि फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं, यानी एक टीम में कितने खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है। और आप लोग ज़रूर बताने की ये क्वेश्चन का आंसर कोशिश कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो आधुनिक, इसमें क्या बताया जा रहा है कि आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। यानी कि वो क्या होता है कि यदि हम बात करें यहाँ पे तो बड़े समाजों में कई अलग अलग तरह के समुदाय मतलब एक साथ रहते हैं। जैसे विविधताओं वाला हमारा ही देश ले लीजिए आप, जिसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ नियमों के आम सहमति के जरिए तय किया जाता है, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ को नियमों के जरिए ही तय किया जाता है। अदरवाइज इतना बड़ा देश कौन चला सकता था, किसके पास हिम्मत थी कि इतना बड़ा देश चला जाए। यदि संविधान में ये सारी बातें ए टू जेड ना लिखी होती हर एक व्यक्ति के लिए, तो क्या आपको लगता है कोई चला पाता। वहाँ राजा का शासन होता, और फिर जब राजा का शासन होता तो आपको पता ही है प्रजा को क्या होता है, ठीक है। तो फिर वैसी कुछ कंडीशन होती। इसके बाद हम बात करें आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। आधुनिक देश का मतलब है कि जो वर्तमान समय में कंट्रीज हैं उनकी जो ये रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो लिखित रूप में एक दस्तावेज के रूप में तैयार करके रखे जाते हैं, ताकि प्रूफ रहे। आप पता है, आप बोलते हो कि हमारा कानून प्रूफ मांगता है, हमको लिखित में चाहिए। एक निर्दोषी को फांसी हो जा रही है, यानी कि उसका प्रूफ चाहिए कि ये निर्दोषी है, उसको मतलब ये दोषी है, उसको आप साबित कर दो। वहाँ पे पूरा लिखित होना चाहिए, ठीक है। और तो इसलिए जनता या बात करें पब्लिक को प्रूफ चाहिए, तो इसीलिए हर एक देशों का जो भी दस्तावेज है वो लिखित रूप में, ज़्यादातर देशों का लिखित रूप में ही है। कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनका लिखित नहीं है, जैसे आप ब्रिटेन का ही ले लीजिए कि वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था, हालांकि लिखा गया है बट ऐसे सुचारू रूप से नहीं लिखा गया है। उसके बाद हम बात करें तो जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं जो संविधान का मतलब उसे संविधान कहा जाता है, ठीक है।
यानी कि लिखित रूप में होते हैं, और जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान बहुत ही अच्छे तरीके से विधान किया गया है, किसी भी चीज़ की व्यवस्था की गई है, उसको ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। यानी कि ये हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला पार्ट कक्षा 6 और दूसरा पार्ट कक्षा 7, और ये तीसरा पार्ट हमारा है कक्षा 8 का। ठीक है, तो 6 और 7 में भी हमने ग्रामीण क्षेत्र का देखा, स्टेट का देखा, क्या कैसे वहाँ पे हो रहा था, वो सारी बातें हमने समझी है अच्छे तरीके से। वहाँ भी संविधान का हमारे जिक्र आया है कि क्या कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, इन किताबों को पढ़कर क्या कभी यह सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल, मतलब हम सभी कहते हैं संविधान है हमारे, बहुत से हम ही लोग हैं ऐसे कि जो सोचते ही नहीं, चलो संविधान तो है, हमको करना ही क्या है, तो संविधान है कि नहीं है उससे कोई हमको फ़र्क ही नहीं, हम अच्छे से जी रहे हैं, क्या मतलब है। तो बहुत से आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिसने अभी तक नहीं सोचा रहा होगा कि आखिर संविधान हम कहते हैं तो इसकी इतनी लंबा लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि इतना सब कुछ 395 आर्टिकल्स लिखे, वो 22 भाग बनाए, 8 अनुसूचियाँ बनाई, ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो ये सब बातें जानना हमको इम्पोर्टेंट है, और ये हमारे माइंड में क्वेश्चंस आने चाहिए कि आखिर संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया, यानी कि संविधान लिखा कैसे गया, यदि चलो ज़रूरत पड़ी भी कि हमको ज़रूरत है देश को सुचारू रूप से चलाने की, लेकिन उसके बाद इसको क्या बात करें हम कि संविधान को कैसे लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया, या उससे लिखने वाला कौन था, यानी कि उसको लिखा किसने। इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि हम कहाँ रह रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, यानी कि बात करें तो एक डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ की हमको क्या है, प्रत्येक जनता को सारे अधिकार प्राप्त है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया है, जैसे कि हर एक अध्याय में अलग अलग बातों का जोर दिया गया है, वो सारी बातें हम इस पुस्तक में जो है वो समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहला यही क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। यानी जब पढ़ेंगे इसको तो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे मैं बोलूँगी उसको नोट करते जाना है। और मैंने कल ही बताया आपको कि अब यहाँ पे हमको कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नोट करनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे क्या है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की, पहली बार अपनी अधिकृत नीति से मतलब नीति में शामिल किया। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान ने एक औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस टाइम पे, आपको पता है कि जब हमारा संविधान का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि जिस टाइम पे संविधान सभा का गठन होता है, जब कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, उस टाइम क्या था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 1947 में हम स्वतंत्र हुए। ठीक है, लेकिन पहले ही 1885 में, यानी कि बात करें तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और वो कैसे हो जाती है, जब आप पढ़ोगे वहाँ पे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एम लक्ष्मीकांत जी का जो पहला ही चैप्टर है वहाँ पे पूरा दिया हुआ है डिटेल से। हालांकि मैं उसको यहाँ पे यदि बताने लगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिए कि जब वहाँ पे आप उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे तो उसमें क्या दिया गया है, जो काफ़ी सारे एक्ट आते हैं, यानी कि धीरे धीरे क्या होने लगा था, भारत की जनता सतर्क होने लगी थी। ठीक है, यानी भारत की जनता को भी लगने लगा था कि अब हम कुछ कर सकते हैं और हमको कुछ करने की ज़रूरत है। और इसी के तहत ही 1900, आपको पता है 1773 का एक्ट आता है, उसके बाद 1781 का आता है, 84 का आता है, 1853 का आता है, 1813 का आता है, 1862 का आता है, उसके बाद 1919 का आता है, और फिर क्या आता है, उसके बाद
बाद हमारा 1935 का आता है एक्ट। तो ये जो सारे एक्ट आते हैं इन्हीं के अंतर्गत कहीं ना कहीं भारतीयों के अंदर तो पहले से ही भड़ास भरी हुई थी कि ये अंग्रेज चूसे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, जब इन्होंने थोड़ा सा उसमें भारतीयों को शामिल किया जाने लगा इनके कड़े संघर्षों के बाद, कि कहीं जब आप ये सारे एक्ट पढ़ोगे वहाँ पे समझोगे हर एक एक्ट में और वो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि अभी पढ़ना हो तो जो मैंने चैनल का नाम बताया था दिव्य एजुकेशन, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा और वहाँ पे वीडियो भी प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। ये पूरा चैप्टर वाइज एम लक्ष्मीकांत जी के, तो आप वहाँ से भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो सारी प्रोसेस होती है उसके बाद ही इन्होंने क्या किया कि अब हमको क्या करना चाहिए, अपने संविधान सभा की हमको गठन करने की ज़रूरत है, यानी हमको बनाना चाहिए। यानी कि 1862 में भारत परिषद अधिनियम आता है। उसके बाद इनको क्या लगता है कि जब भारतीयों को थोड़ा बहुत यहाँ पे अधिकार मिलने लगा था कि ये भी शामिल हो सकते हैं इनके कार्यभार में, पहले तो भारतीय बिल्कुल शामिल नहीं होते थे, सिर्फ ये सैनिक के लिए ही उनको यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग संस्था बना ली थी और उसे क्या दिया गया था नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और वो थी 1885 में बनाई गई थी। ये डेट आप लिखो और इसके आगे लिखो, क्या लिखोगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1885 में होती है, ठीक है। इसको लिखना है, पॉइंट वाइज आप लिखते जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो 1885 में होती है। उसके बाद क्या होता है कि 1934, ठीक है, यानी कि 1934 में औपचारिक रूप से, एक आप लिखोगे कि संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग कब की गई थी, तो 1934 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो वी.एन. राव के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये कौन सा है, इसमें आप मेंस में भी उसको इंक्लूड कर सकते हो। जब संविधान का हम पूरा लिखते हैं, एक लोकतांत्रिक देश क्या कैसे जो भी क्वेश्चन आता है वहाँ पे भी मेंशन करते सकते हैं। इसमें क्या होगा, वी.एन. राव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी.एन. राव ने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी पहली बार, ठीक है। संविधान सभा की मांग पहले से चल रही थी, लेकिन एक औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, और पूछे भी जाते हैं। और यूपीएससी में तो स्टेटमेंट में ही दे दिए जाएंगे क्या कैसे है, वो हमको आना चाहिए। तो इसमें लिखो आप कि 1934 में क्या हुआ था कि बी.एन. राव के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की गई थी, ठीक है। संविधान की नहीं, संविधान सभा की, यानी कि हम उसका पढ़ेंगे। जब मैंने बताया आपको, आप वहाँ पे जाओगे, मैं पूरा अच्छे तरीके से समझाई हूँ एक एक वर्ड को, पूरा जितना भी हमारा संविधान का प्रोसेस था कि नेहरू जी ने क्या मांग की, गांधी जी ने क्या मांग की, किस किस सन में कैसे कैसे संविधान निर्माण, संविधान सभा की कैसे मांग की गई थी कि हम भारतीय लोगों के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज यदि बना के देते संविधान तो शायद इतना सुचारू नहीं होता, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा था कि नहीं, भारतीयों के द्वारा ही संविधान बनाना चाहिए, अंग्रेजों के द्वारा नहीं। अब सपोज यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल समझो कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, या कि कोई बाहर का आदमी आता है, वो आपके घर का रूल रेगुलेशन कैसे बनाएगा, वो अपने हिसाब से बनाएगा। अब अंग्रेज आ रहे हैं, यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाते, वो अपने अकॉर्डिंग बनाते, लेकिन यहाँ के लोग जो बनाएंगे, तो हम सबको पता है ना हमारे घर की कंडीशन क्या है, हमारे देश की कंडीशन क्या है, हमारी स्थिति क्या है, यानी कि किस जनता को क्या चाहिए, किस पब्लिक को क्या चाहिए, क्या क्या इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, हम समझेंगे ना। उनको तो बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि वो अच्छा देख के आए हैं ना, तो वो उस हिसाब से बनाते। इसीलिए भारत के लोग क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि संविधान का निर्माण हम करेंगे, आप नहीं करोगे। और उसमें एक अंग्रेज अधिकारी थे जिसने भारत वालों को चैलेंज भी दे दिए थे कि यदि आप इतने ही सक्षम हो तो संविधान के एक प्रारूप बना के दिखाओ। उसके बाद नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका जो पेश की गई थी, वही उसका जो प्रारूप पेश किया गया था कि मतलब छोटे से वर्ड में, प्रस्तावना तो आपने पढ़ी होगी, जो उसका छोटा सा वर्ड है उसमें ही उसने एक पेज में ही पूरा उसका रूपरेखा तैयार करके दे दिया
कि हमारे संविधान में ये बातें होंगी, और उसमें उसी के अकॉर्डिंग पूरा संविधान लिख दिया उन लोगों ने, ठीक है। यानी उसको बता दिया कि हम संविधान लिखने में सक्षम हैं और मैं संविधान अपना निर्माण कर सकता हूँ खुद, यानी कि हमारे देश के लोग संविधान बना सकते हैं अपना, तुम्हारे भरोसे हम नहीं है, तुमसे कुछ ज़्यादा ही होशियार है, उन्होंने दिखा दिया था नेहरू जी ने, ठीक है। तो ये बातें 2 पॉइंट हमने नोट किए, कौन कौन से, कि 1934 में BN राव के द्वारा संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की जाती है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसका आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तभी आपको इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आएगा, सो वहाँ पे डिटेल से ही समझेंगे आप लोग। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई, ठीक है। यानी दूसरा विश्व युद्ध जो चलता है 1945 तक, ठीक है, समथिंग इतना चलता है, वहाँ पे क्या होता है, दूसरा विश्व युद्ध जब चलता है इसकी मांग और तेज हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें और वो हो जाता है, तेजी आ जाती है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ के बहुत से सैनिक लेके जाते हैं युद्ध करने के लिए, भारत के सैनिक लेके ही। हालांकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये लोग औपचारिक रूप से उसमें शामिल थे, कि भारत वाले द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे, तो ऐसा नहीं कह सकते हम, क्योंकि भारत वाले शामिल नहीं थे विश्व युद्ध में। लेकिन यहाँ की सेना अंग्रेज लेके गए थे कि मैं वहाँ मेरे साथ दो, मैं तुम्हारा संविधान वगैरह जो भी है वो बनवाऊंगा। खैर वो हिस्ट्री में है, हम सब पढ़ेंगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे आप समझोगे। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, मतलब यहाँ पे आप ये समझो कि कब इसकी मांग तेज हुई थी, थोड़ा रफ्तार में आई थी, नहीं हमें संविधान चाहिए ही, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही आई थी, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि अंततः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है, ठीक है। यानी कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है, और यहाँ पे जो चित्र दिखाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम समझेंगे क्या कैसे है। और इसमें है कि दिसंबर 1946 में से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, ठीक है। यानी कि बात करें 1946 में संविधान सभा का गठन होता, संविधान सभा मैं बोल रही हूँ, संविधान नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। संविधान सभा का मतलब क्या है कि उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर थे जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया है। तो यहाँ पे संविधान सभा का गठन किस आधार पे होता है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था या किस एक्ट के तहत हुआ था। ये हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था फाइनली, हालांकि क्रिप्स मिशन भी आता है, लेकिन वहाँ पे पूरे अंग्रेज रहते, भारत का तो कोई वही नहीं रहता, एक भी अधिकारी नहीं रहता, उसको लौटा दिया जाता है, ठीक है। जैसे वो आता वैसे ही लौटा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन में फिर बात की जाती है कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है। यानी कि जब संविधान सभा का उस टाइम पे निर्माण हुआ था 389 मेंबर थे, ठीक है। यानी कि 389 मेंबर संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद होता क्या है कि मुस्लिम लीग ने तो क्या किया था, पहली ही बैठक में उसने बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये अंग्रेज विष घोल चुके थे कि आपको मैं अलग पाकिस्तान दिलवाऊंगा, क्योंकि ये हिंदुओं की कंट्री है और यहाँ पे आपको न्याय नहीं मिलेगा, ठीक है। खैर अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो तो आप सभी परिचित हैं कि फूट डालो और राज्य करो। डलहौजी का बिल्कुल यही स्टेटमेंट था, फूट डालो और राज्य करो। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फूट डालो और राज्य करो ये किसकी नीति थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, ठीक है। उसने ही सभी राजाओं में फूट डाला, जाति धर्म में फूट डाला, तो उसने ही ये काम किया था। हालांकि और भी कर्जन वगैरह थे जिसने बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड मिंटो जो आता है वायसराय बन के, उसने भी सांप्रदायिकता का पूरा चिट्ठे लिख डाला, ठीक है। यानी कि पूरा यहाँ पे सांप्रदायिकता फैला देता है, क्या कैसे, मतलब कि एक हिंदुओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। जब आप पढ़ोगे जो भी हमारा आता है भारत शासन अधिनियम का, यानी कि एक लॉर्ड मिंटो करके आता है एक्ट, ठीक है। 1905 में एक आता है, 1909 में आता है और एक 1919 में आता है। इन सारी बातों को आप वहाँ पे जब समझोगे ना कि वहाँ पे क्या क्या विष घोले गए थे, यानी कैसे किया गया था, तो आपको समझ में आएगा क्या कैसे
है, ठीक है। तो उसके बारे में आप देख लेना क्या कैसे है, और जो मैंने बताया वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। मैं समझा चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ था कि हमारा संविधान सभा जो है वो कब तैयार होता है? संविधान सभा, ठीक है, एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, संविधान सभा 1946 में तैयार होती है। और उसकी बैठक कब होती है? उसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक संविधान सभा की जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाना है, ठीक है। पॉइंट वाइज आप या कि ग्राफ बना लो या ऐसे फ्लो चार्ट आप बना लो। यहाँ पे लिख लो संविधान सभा, उसके बाद आप लिख लो कि इसकी पहली बैठक कब होती है। यहाँ पे कोष्टक भी लिख सकते हो आप, कैबिनेट मिशन के तहत 1946, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखोगे पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। जस्ट उसके दूसरे दिन बाद ही 11 दिसंबर को उसकी बैठक होती है 1946 को ही। उसके तीसरे दिन बैठक होती है, मतलब फिर उसके दूसरे दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को बैठक होती है, उसकी तीसरी बैठक होती है संविधान सभा की, ठीक है। जब पहली बैठक होती है उस टाइम क्या किया जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसे ही जो मैं आपको फ्लो चार्ट बता रही हूँ, 9 दिसंबर आप लिखे हो, उसके नीचे आप लिखोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, यानी संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, यानी कि जो ऐसे फ्लो चार्ट में आप बनाते हो ना थोड़ा इजी रहता है। तो ऐसे लिखोगे आप संविधान सभा जो मैंने अभी बताया आपको, उसके बाद यहाँ पे आप कोष्टक पे ही लिख लीजिएगा। हमको तो समझना है यार, किसी को हमको थोड़ी ना दिखाना वहाँ पे प्रदर्शनी पे ले जाके। तो आप तो इतना समझ ही सकते हो कि कैबिनेट मिशन 1946 यानी इसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। देन उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे कर लोगे 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक होती है, यहाँ पे पहली बैठक डाल दो आप, और यहाँ पे लिख दो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को जो बैठक होती है वहाँ पे स्थायी अध्यक्ष लिखोगे आप, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। और जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर को होती है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लोगे, और इतने में से आपका काफ़ी सारे इससे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो और बन सकता है। बस थोड़ा सा लिखने पे हमारा बहुत सारा कंप्लीट हो सकता है। सो हमको नोट्स अपनी बनानी है तो वैसे ही बनानी चाहिए। और मैंने आपको बताया भी था कि कोई हमको किताब नहीं छापनी है, ठीक है। अपने समझने के लिए बनाना है तो हम उतना बना सकते हैं। और फाइनली संविधान सभा जो गठित होती है वो संविधान का निर्माण कब तक कर लेती है, यानी कि ये तो आई थिंक कि सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जहाँ तक है, जिसको पता नहीं वो भी लिख लेगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है संविधान निर्माण में, ठीक है। यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लग रहा है संविधान निर्माण में। 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। फाइनल रूप से 26 नवंबर 1949 को हमारा क्या होता है? संविधान बनके तैयार हो जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, हालांकि संविधान लागू कब होता है तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू होता था। और वो लागू करने का 26 जनवरी का रीजन भी था, ठीक है, कि वहाँ पे 26 जनवरी को ही क्यों लागू होगा उसका भी एक खास रीजन था। तो ये बातें हमको आप यहाँ पे इतना नोट करो कि 26 नवंबर 1949 को उद्देशिका पेश की गई थी, या कि संविधान वहाँ पे पेश किया गया था संविधान सभा में। पहली बार संविधान सभा में जो संविधान था वो पेश किया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, ठीक है। उसके आगे की बात करें तो यहाँ पे स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला था, ठीक है। हालांकि हम उस टाइम पे आज़ाद नहीं हुए थे, यानी 1946 में संविधान सभा का गठन होता था तो उस टाइम हम स्वतंत्र नहीं थे, लेकिन ये हमको मौका मिल चुका था 150 वर्षों का, यानी कि वहाँ पे 10-20 साल और लग गए थे फाइनल रूप से अंग्रेज़ों को जाने के लिए, यानी कि 170-80 यानी 190 साल यदि हम कहते हैं 200 साल तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार क्या हुआ कि अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला कि हम खुद से कुछ करें। संविधान सभा के सदस्यों ने
स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि हम इसी अध्याय में और भी पढ़ेंगे कि जो संविधान सभा ने कैसे कैसे, अभी तो हम बहुत ही आसानी से पढ़ लिए कि संविधान सभा का गठन हुआ और उसने संविधान तैयार कर दिया, बट उसके पीछे क्या क्या है, कैसे कैसे है, उसके बीच का क्या मामला है, वो तो हम समझे ही नहीं, ठीक है। तो अब उसको हम इस अध्याय में समझेंगे। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे बगल पे जो चित्र दिया हुआ है कि नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। वही संविधान सभा को क्या कर रहे हैं, ये संविधान सभा बैठी हुई है, ठीक है, इनको संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ की बात करेंगे हम अगले चैप्टर में। हालांकि मुझे लगता है कि अभी तक 4, 5, 6, 7 में तो वैसे भी पूरा होता था, अब तो 8, 10 चैप्टर मतलब पार्ट में ये पूरे होंगे, ठीक है। सो आप लोग जितना भी पूरा होगा, मेरा मकसद है आपको बनना चाहिए, कोई अभी जल्दी नहीं है, हमको 2021-22 में देना है, उसके लिए हमको अच्छे से प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारे चीज़ें बननी चाहिए, ना कि हमको भागना चाहिए। सो यदि आप लोगों को जल्दबाजी हो तो बता सकते हो, मैं उस हिसाब से भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। यदि आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मैडम थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हो, आप थोड़ा और स्पीड पे जाओ, तो मैं फिर स्पीड में, फिर आपको पता ही है कैसे होता, मैं स्पीड में भी पढ़ा दूँगी। लेकिन फिर मेरे को दोष मत देना कि आपने अच्छा पढ़ाया नहीं है, मेरे से बन नहीं रहा, ठीक है। तो यदि अच्छे से समझना है तो आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा, और यदि नहीं समझना तो बिल्कुल आप बता सकते हो कि ऐसे में नहीं, मतलब थोड़ा और स्पीड में चलो, तो और स्पीड में भी हम चल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को क्या, मैं तो एक में ही पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकती हूँ, तो पढ़ने में तो किसी का भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। मतलब 1-2 घंटे में 2 से 3 चैप्टर अपने ख़त्म हो जाते हैं पढ़ने में, लेकिन पढ़ाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, ठीक है। यानी हम आपको समझा रहे हैं, उसके लिए तो मुझे लगता है कि अपनी तरह से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपके समझ में आए। वो कैसे समझ में आता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किस तरह के एग्जाम्पल दूँ, कैसे आपको समझाऊँ, ताकि आप आसानी से समझ जाओ, ठीक है। तो ये अब आप लोगों के लिए एक काम है, एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा उसका आंसर तो देना ही है, और ये भी बताना है कि जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलें, या कि थोड़ा स्पीड बढ़ा दें, ठीक है। तो मैं स्पीड बढ़ा भी दूंगी, बट उस टाइम फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि मैडम ने अच्छा पढ़ाया नहीं, मेरे से नहीं आता। तो बस मैं ये सोच रही हूँ कि आप यूपीएससी का पेपर तो दे ही रहे हो, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। यदि अदर भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ भी छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे नहीं छूटने चाहिए, और आपको ये पता होने चाहिए कि हमारी एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है और इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी एक पैराग्राफ हमने यहाँ का पढ़ा, अभी चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं किया, इसमें से हमारे कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, औपचारिक रूप से कब मांग की गई, किसके द्वारा मांग की जाती है, संविधान सभा का गठन कब होता है, पहली बैठक कब होती है, दूसरी बैठक कब होती है, स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, उसके बाद संविधान का निर्माण कब तक हो जाता है, उसका टाइम कितना लगता है। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिले होंगे, और यदि नहीं मिले तो जब आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो छोटे मोटे भी यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो मेरा मकसद है कि वहाँ पे आपसे ऐसा ना हो कि एक यूपीएससी के स्टूडेंट से एक एसएससी का पेपर नहीं निकल रहा है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का ऐसा कुछ हो, ठीक है। इसलिए आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और हाँ, फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, तो मैं स्पीड बढ़ा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपसे बनना चाहिए, आप समझ रहे हो जल्दी जल्दी, तो मैं जल्दी जल्दी भी पढ़ा सकती हूँ। बट हाँ, सबकी कैपेसिटी एक जैसी भी नहीं होती है, ठीक है। कि सपोज आप जल्दी जल्दी समझ रहे हो, कोई बंदा नहीं समझ रहा जल्दी जल्दी, थोड़ा उसको धीरे से समझ में आ रहा, लेकिन ऐसा है कि हमको सबको लेके चलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी पढ़ते रहो और रिवीजन ज़रूर करते रहो, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और उसको नहीं किए हम तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए रिवीजन करना, और ये मान के करते रहो कि 4 अक्टूबर को हमारा पेपर होने वाला है, ठीक है। यानी कि 4 अक्टूबर को जैसे ही पेपर होगा, उसके बाद जब पेपर आउट होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। यानी वहाँ पे समझेंगे कि पॉलिटी में जो क्वेश्चन आए हैं वो हमसे कितने बन रहे हैं, पॉलिटी का ही नहीं, हमको सबका सॉल्व करना, पूरे पेपर सॉल्व करने, ठीक है। 2000 जो ये 20 का आ रहा है वो पेपर हमको सॉल्व करना, जितना पढ़े उतना तो बनना चाहिए ना। और देखेंगे भी कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व यदि कर रहे हो तो ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा,
लेकिन ये ऐसे मान के रिवाइज करते जाओ आप कि हमको भी 4 अक्टूबर को पेपर है, ठीक है। वहाँ नहीं देने जा रहे, हम घर पे पेपर देंगे, लेकिन हम पेपर देंगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमको अपनी प्रिपरेशन करनी है और उसको पूरा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से तैयार करना है। फिर उसके बाद हमको फर्स्ट रैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, हम बनेंगे। और ये बिल्कुल ज़रूर है कि बनेंगे ही, ठीक है। बस आप हार नहीं मानना, मेहनत करते रहना और उसके बाद तो सफलता खुद ब खुद आएगी। आपको गीता का एक जो श्लोक है वो तो याद होगा कि हमको कर्म करना चाहिए। फल की इच्छा तो ऑलरेडी मिलेगा ही, कर्म अच्छा है तो फल तो मिलना ही है, ठीक है। थोड़ा देर मिलेगा लेकिन फल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फल हमको नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।